पूरा कमरा इस वक्त बेहद रोमांटिक अंदाज में सजा हुआ था। गुलाब के फूल, रुमानी महक वाली कैंडल्स पूरे कमरे में एक अजीब सा समा बांध रही थीं। धीमा धीमा म्यूजिक उस माहौल को और भी गहराई दे रहा था। बेड पर आधा लेटा हुआ वो किसी शाही राजकुमार की तरह लग रहा था। हाथ में वाइन का गिलास, शर्ट के बटन खुले हुए थे, चौड़ा सीना सामने था। कमरे में हल्की लाल रोशनी फैली हुई थी और उस जादू भरे रोमांटिक माहौल में एक 22 साल की खूबसूरत लड़की बेहद बोल्ड नाटी पहने घूमती हुई कमरे में नाच रही थी। दूधिया सफ़ेद बदन काली नाटी में दूध की तरह दमक रहा था। खुला गला उसकी खूबसूरती को और भी उभार रहा था। बल खाती कमर किसी का भी ध्यान अपनी ओर खींच सकती थी, लेकिन सामने बेड पर लेटा हुआ वो खूबसूरत शहजादों जैसी पर्सनालिटी रखने वाला मर्द सामने थिरकती उस खूबसूरत हसीना से बेपरवाह बैठा नजर आ रहा था। हालांकि वो लड़कियों से दूर रहने वाला मर्द नहीं था, बल्कि खूबसूरत लड़कियां तो उसकी कमजोरी हुआ करती थीं। कोई और वक्त होता तो अब तक वो उस खूबसूरत हसीना पर हावी हो चुका होता और उसकी खूबसूरती को न जाने कब का महसूस भी कर चुका होता। लेकिन अभी फ़िलहाल उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा तूफान आया था कि वो सब कुछ भूल चुका था, सिवाय उस एक मासूम चेहरे के। नाचते नाचते वो लड़की उसके पास आई और अगले ही पल उसके गालों पर अपने नरम गरम होंठ रख दिए। वो जो कभी इस अंदाज पर पिघल जाया करता था और अपनी दीवानगी लुटा देता था, आज पता नहीं क्या हो गया था कि लड़की पूरी कोशिश कर रही थी उसे बहलाने की, लेकिन वो गिलास हाथ में लिए किसी बेकार से बिंदु पर नजरें गड़ाए किसी और ही दुनिया में खोया हुआ था। डांस कर कर के थक चुकी सोनिया उसके पास आई और सामने से चुटकी बजाई और अपने बालों को पीछे झटकते हुए एक अदा से बोली, राघव, किन ख्यालों में खोए हो? तुमने ही तो कहा था कि मैं तुम्हें डांस करके दिखाऊं। डांस करते करते मेरे पैर थक चुके हैं और तुम हो कि दीवारों में कुछ ढूंढ रहे हो। बताओ, क्या मैं तुम्हें लुभाने में नाकाम हो रही हूँ? क्या मेरी खूबसूरती भी तुम्हें मेरी ओर खींच नहीं पा रही? ख्यालों की दुनिया से बाहर निकलो और अपने सामने आंखें खोल कर देखो। मदहोश न कर दूं तो मेरा नाम भी सोनिया नहीं। कहते कहते वो उसके और भी करीब आई थी और उसे अपनी बाहों में भर लिया और धीरे धीरे अपने होठों से राघव के वजूद को छूने लगी। गर्म सांसों का एहसास और नरम होठों का स्पर्श। राघव कब तक उस खूबसूरत लड़की से लापरवाह रहता? एक पल में उसके जज्बात बहक उठे थे और फिर बदले में राघव ने भी उसे पूरी तरह अपनी बाहों में ले लिया था। वो उसे पास किए उसकी जुल्फों में खो गया और सोनिया के लबों पर एक दिलकश मुस्कान आई थी। आखिर वो राघव को बहलाने में कामयाब हो ही गई थी। गहरी सांस लेते हुए सोनिया ने खुद ही अपनी नाइटी की डोरियां खोल दी। नरम गुदाज धड़कनों से जब नाइटी फिसल कर गिरी तो राघव, आज की रात उसने खास तौर पर सोनिया को बुलाया था ताकि किसी तरह उस लड़की के असर से बाहर आ सके, मगर सोनिया हर तरह से उसे बहलाने की कोशिश कर रही थी जो नाकाम हो रही थी और वो जैसे किसी और के ही ख्यालों में डूबा हुआ था। दिल जो कुछ कबूल करना चाहता था वो कह नहीं पा रहा था। अगर दिल कहता कि राघव, मान लो तुम्हें उस लड़की से मोहब्बत हो गई है, और वो झट से उस ख्याल को मना कर देता। जब से वो लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी उसने किसी और लड़की की तरफ नज़र उठाकर भी नहीं देखा था। आज उसने फिर से अपनी सबसे ख़ास गर्लफ्रेंड को बुलाया था ताकि उसके साथ रात बिताकर उसकी खूबसूरती में गुम होकर वो अपने सिर से मोहब्बत का भूत उतार सके, मोहब्बत का वो नशा उतार सके जो उसके सर चढ़कर बोल रहा था। मगर जैसे ही सोनिया ने हद पार करना शुरू की और अपनी जालीदार नाइटी उतार कर राघव के ठीक सामने आकर खड़ी हुई, राघव आंखें खोले अपने सामने बैठी उस खूबसूरत हसीना को देखने लगा। सोनिया को इस तरह खुली किताब की तरह अपने सामने बैठा देखकर न जाने क्यों उसे बुरा लगा था। हालांकि आज से पहले वो कई बार ऐसे सीन देख चुका था और पहले तो ये सब कुछ देखकर वो मदहोश हो जाया करता था, बुरी तरह बहकने लगता था और अपनी दीवानगी सामने बैठी हसीना पर लुटा देता था। लेकिन अब जबकि सोनिया ने उसे अपनी खूबसूरती के दर्शन कराए तो ऐसा लगा जैसे अंदर ही अंदर उसका ज़मीर उसे कचोटने लगा था। माथे पर पसीने की बूंदें छलकने लगी थीं, जैसे ये सब कुछ करना उसके लिए नया था। राघव को खामोश बैठे देखकर सोनिया एक पल के लिए हैरान हुई थी। इससे पहले तो राघव उसके ऊपर बेकरारी से टूट पड़ता था और अब ऐसे खामोश बैठा था जैसे उसके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। बेचैन होकर सोनिया ने राघव के हाथों को उठाकर खुद ही अपनी धड़कनों पर रखा था और राघव को जैसे एक करंट सा लगा था। उसने तुरंत अपने हाथ पीछे खींचे थे और फिर उसने एक झटके में उसे खुद से दूर कर दिया। इस अचानक रिएक्शन के लिए सोनिया बिल्कुल भी तैयार नहीं थी।
वो अचानक लुढ़क कर बेड से नीचे गिर पड़ी थी। वो बुरी तरह हैरान हुई थी। साथ ही उसे राघव पर गुस्सा भी आया था। ये उसकी इंसल्ट थी जो सोनिया को किसी भी तौर मंजूर नहीं थी। वो बुरी तरह राघव पर चिल्लाई थी। क्या हो गया है तुम्हें राघव? होश में तो हो? ये क्या कर रहे हो तुम? तुमने ही मुझे यहाँ बुलाया था, डबल कीमत दी थी तुमने मुझे आज की रात के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई थी, वरना आज मैं किसी और कस्टमर के साथ ये रात रंगीन बना रही होती। पिछले 4 घंटों से मैं तुम्हें रिझाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। अपनी आंखें बंद करके उसने धीरे से खोली थीं, फिर वाइन का गिलास एक तरफ रखा और खड़ा होकर अपनी शर्ट के ऊपरी 2 बटन बंद किए थे। घने बालों में उंगलियां फंसाता हुआ वो बुरी तरह बेचैन लग रहा था, जैसे समझ ना पा रहा हो कि आखिर वो करना क्या चाहता है। और फिर गहरी सांस लेते हुए उसने जेब से डबल पैसे निकाल कर सोनिया की तरफ बढ़ा दिए। कहने लगा, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन सॉरी, मैं तुम्हारे साथ ये वक्त नहीं बिता सकता। ये कहकर वो वहाँ से जा चुका था। सोनिया उन पैसों को अपने पास रखे बस सोचती रह गई, राघव ठाकुर इतना कैसे बदल गया। वो तेजी से कार ड्राइव करते हुए अपने घर की ओर लौट रहा था। दिल और दिमाग ने आखिरकार मान ही लिया था। हाँ, वो बाकी मोहब्बत कर चुका है उस छुई मुई सी लड़की से, जिसने उसकी ज़िंदगी में आकर सब कुछ बदल दिया था। और ये बात स्वीकार करते ही जैसे उसके दिल को एक सुकून सा आ गया था। होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई थी। माथे की रगें जो कुछ देर पहले तक तनी हुई थीं अब सामान्य होने लगी थीं। सब कुछ अच्छा लगने लगा था। दिल में खुशी के जल तरंग से बजने लगे थे। क्या मोहब्बत का एहसास इतना हसीन होता है? राघव को इससे पहले अंदाजा नहीं था। और आज जब उसे मोहब्बत का एहसास हुआ तो उस मोहब्बत को उसने स्वीकार कर लिया। जिंदगी में जैसे सब कुछ खूबसूरत हो गया था। बाहर गाड़ियों का तेज शोर भी उसे खूबसूरत संगीत की तरह लग रहा था। तेज चलती गर्म हवाएं भी उसे ठंडी ठंडी हवाओं का एहसास दे रही थीं। सिग्नल पर गाड़ी रुकते ही उसने जरा सा शीशा नीचे किया था और सर निकालकर बाहर के माहौल में गहरी सांस ली थी। उसका जी चाहा वो चीख चीख कर कहे, हाँ, मोहब्बत हो गई है मुझे उससे, उस मासूम चेहरे से। मोहब्बत जैसे पवित्र जज्बे की कदर न करने वाले राघव ठाकुर को मोहब्बत हो गई है। वो अपना सब कुछ हार गया है उस छोटी सी लड़की के सामने। सिग्नल खुलने पर उसने अपना सर अंदर किया और गाड़ी आगे की ओर बढ़ा दी। वो मुस्कुराते हुए खुद से ही कबूल कर रहा था, हाँ, राघव ठाकुर को उस पागल लड़की से मोहब्बत हो गई। वो पागल लड़की जो कुछ ही समय में उसके दिलो दिमाग पर अपना जादू चला चुकी थी। मैं आपको 50 बार कह चुका हूँ कि इस फाइल को फिर से टाइप कीजिए, मगर आप हैं कि हर बार कोई ना कोई गलती लेकर मेरे सामने आ जाती हैं। जानती भी हैं आप कि मेरी कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है और आपकी छोटी छोटी गलतियाँ मेरे बिजनेस पर कितना बुरा असर डाल सकती हैं। मुझे आपसे इतने अनप्रोफेशनल बर्ताव की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो उस फाइल की PDF पकड़ाते हुए आग बबूला हो चुका था और अपना सारा गुस्सा सामने खड़ी उस छोटी सी लड़की पर उसने निकाल दिया था। ये देखे बिना कि उसकी ऊंची आवाज़ सुनकर वो छुई मुई सी लड़की किस कदर डर चुकी थी। जब सामने खड़ी लड़की कुछ न बोली तो उसने गुस्से से नजरें उठाकर देखा था। डर से बुरी तरह कांपते हुए वो अपनी उंगलियां मरोड़ रही थी। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। होंठ जो लाल अनार जैसे हो रहे थे शायद कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन डर के मारे कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस धीरे धीरे कांप रहे थे। काले घने बाल जो क्लेचर में कैद थे, लेकिन कुछ बाल निकलकर उसके कंधों पर बिखर रहे थे। गर्दन पर पसीने की बूंदें बहकर जैसे उसके साथ गुस्ताखियां कर रही थीं। राघव की नजरें उसकी गर्दन से नीचे की ओर खिसकती चली गईं और अगले ही पल उसकी नजरें सोहा के स्तरीय सौंदर्य पर आकर ठहर गई थीं। राघव के बुलाने पर वो जल्दबाजी में दौड़ी दौड़ी राघव के केबिन में चली आई थी और इस जल्दबाजी में उसे इस बात का होश नहीं था कि गले में पड़ा दुपट्टा वो अपने कंधों पर अच्छे से फैला सके। हालांकि सोहा इस बात का खास ख्याल रखती थी कि वो अपने दुपट्टे को इस तरह अपने कंधों पर फैलाती थी कि सामने वाला उसके नारी सौंदर्य पर नजर डाल ही नहीं पाता था। लेकिन आज हड़बड़ी में उसका दुपट्टा सिर्फ एक कंधे पर पड़ा हुआ था और आज पहली बार उसका ये खूबसूरत सरापा देखकर राघव का दिल बुरी तरह धड़क उठा था। अगले ही पल उसने तुरंत अपनी नजरों का रुख बदला। एक पल को तो वो ये भी भूल गया था कि वो कहना क्या चाहता था। बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए बोला था, जाइए यहाँ से और दोबारा से टाइप करके लाइए, और जब तक आप ये फाइल मुझे तैयार करके नहीं दे देती आप घर नहीं जाएंगी। उसने अपनी आंखों पर लगे चश्मे को ठीक किया था
और वो सॉरी सर कहती हुई तुरंत बाहर भाग गई थी। कमरे से बाहर आकर उसने गहरी सुकून की सांस ली थी, जैसे किसी शिकारी से बचकर निकल आई हो। और जब थोड़े से होश ठिकाने हुए तो उसे शर्मिंदगी ने घेर लिया था, क्योंकि कमरे से बाहर निकली तो वहां मौजूद सभी कर्मचारी उसकी बेइज्जती सुनकर दबे दबे हंस रहे थे। उसे बुरा तो लगा, लेकिन जल्दी ही उसने अपने सर को झटक दिया और वो फिर से अपने सामने लैपटॉप पर टाइप करने में लग गई। किसी मशीन की तरह उसके हाथ चल रहे थे। वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी कि टाइपिंग में एक भी गलती ना हो, मगर न जाने कैसे उससे गलती हो ही जाती थी। वो उससे ही फाइल हाथ से टाइप करवा रहे थे। शाम के 5 बज चुके थे। धीरे धीरे ऑफिस खाली होने लगा था, मगर वो अब तक उसी फाइल के आखिरी 2 पन्ने लिए बैठी थी। जैसे ही वो टाइपिंग पूरी कर चुकी तो एक गहरी सांस ली थी उसने, जैसे एक बोझ सा सरक गया हो। गहरी सांस छोड़कर उसने पीछे देखा। सामने खिड़की से आसमान पर अब काले बादल छाने लगे थे। मौसम के बिगड़े तेवर देखकर वो बुरी तरह डरी थी। एक तो वैसे ही लेट हो चुकी थी और मौसम ने भी नखरे दिखाना शुरू कर दिए थे। वो टाइम से घर नहीं पहुंचती तो उसकी माँ परेशान हो जाती। और ठीक उसी पल जोर से बिजली कड़की तो वो डर कर रोने लगी। सिसकियों की आवाज़ गूंजती हुई महसूस हुई। चारों ओर देखा तो ऑफिस पूरी तरह खाली हो चुका था। जल्दी से अपने आंसू हथेलियों से साफ किए और अपना सामान समेटा। एक नज़र फिर से बाहर खिड़की पर डाली। मौसम वाकई बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगा था। घबराकर उठी और धीरे धीरे कदम उठाती ऑफिस रूम की तरफ आई। सर, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? सोहा ने कांपते हुए होठों से कहा तो उसने बिजी से अंदाज में कहा, जस्ट कम इन। वो अंदर गई तो सामने बैठे राघव ने आंखें उठाकर सोहा को देखा। इस बार बड़े ही सलीके से दुपट्टा उसके दोनों कंधों पर फैला हुआ था और राघव के चेहरे पर एक दिलकश मुस्कान आ गई थी। वो तो ऐसी खूबसूरत पर्सनालिटी का मालिक था कि जो भी एक बार उसे देख लेता अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठता। लेकिन सोहा के दिल में इस इंसान के लिए सिवाय गुस्सा और चिढ़ के दूसरा कोई भाव नहीं था। सिर्फ खूबसूरत होना ही तो सब कुछ नहीं होता ना। इंसान को नरम दिल और दूसरों का एहसास करने वाला भी होना चाहिए, जो कि राघव बिल्कुल भी नहीं था। खड़े खड़े सामने वाले की बेइज्जती करना जैसे उसका पसंदीदा काम था, और यही बात सोहा को उसकी बहुत बुरी लगती थी। एक गहरी सांस छोड़कर वो चलती हुई उसके करीब आई और टेबल के पास झुक गई और जल्दी जल्दी फाइल खोलकर राघव को दिखाने लगी कि इस बार उसने कोई गलती नहीं की है। फाइल दिखाते दिखाते एक बार फिर सोहा का दुपट्टा कंधों से फिसलकर नीचे उसके कदमों में जा गिरा था। जानबूझकर या फिर शायद अनजाने तौर पर राघव ने एक बार फिर गहरी निगाहों से उसके वजूद को देखा। डीप गले से झांकती उसकी खूबसूरती एक बार फिर राघव को मदहोश कर गई थी। वो पहले से काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहा था। अब फिर से उसके जज्बातों में तूफान मचा था। अब इतना शरीफ और मासूम तो वो भी नहीं था कि एक लड़की बार बार उसे अपना वजूद दिखाए, अपनी खूबसूरती का आनंद दे और वो कुछ समझे ही नहीं। या तो ये लड़की भोलेपन की हद पर थी या फिर जानबूझकर भोली बन रही थी। और राघव अंदर ही अंदर धीरे से मुस्कुराया था और फिर एक गहरी नज़र उसे देखा, जो अब भी अपनी नाक पर आए चश्मे को ठीक करते हुए उसे फाइल दिखा रही थी। उसके हाथ से फाइल लेते हुए राघव धीरे धीरे फाइल को पढ़ रहा था और वो उसके पास झुकी फाइल के पेज पलटती जा रही थी। उसके वजूद से उठती खुशबू राघव को पागल कर रही थी। वो खुद को काबू में रखने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आया जब सोहा ने थोड़ा सा उसकी ओर झुकते हुए फाइल के एक पॉइंट पर उंगली रखी थी और उसी पल उसके घने खूबसूरत बाल कंधों से फिसलकर राघव के चेहरे पर गिरे थे। उन दोनों के बीच सिर्फ 1 इंच का फासला ही था और राघव ने अगले ही पल वो फासला भी मिटा दिया था, क्योंकि वो अब और ज़्यादा खुद को रोककर रख ही नहीं सकता था। धीरे से राघव ने अपना हाथ उसकी नाजुक बल खाती कमर पर रखा था। सोहा के तो पूरे वजूद में करंट सा दौड़ गया था। घबराकर वो तुरंत सीधी हुई और कहने लगी, सर ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मुझे, आप मुझे कैसे टच कर सकते हैं? लेकिन राघव उठकर खड़ा हो चुका था। जब इतना करीब आकर मेरे जज्बातों में आग लगाओगी तो मैं खुद को कैसे संभाल सकता हूँ? कहते हुए उसने अपनी टाई की नॉट को ढीला किया था। वो उसे अपनी बाहों में भरकर अपने सीने से लगा चुका था। सोहा ने सर उठाकर राघव की ओर देखा। उसके चेहरे पर इस वक्त जज्बातों का तूफान था। आंखें जज्बात की शिद्दत से लाल होने लगी थीं। वो धीरे से अपने होंठ सोहा के होंठों के करीब लेकर गया था, इतना करीब कि सोहा की सांसें इस वक्त राघव की होंठों पर बरस रही थीं। वो खुमार भरे लहजे में उसकी आंखों में देखकर कहने लगा, बार बार इशारे करती फिर रही हो मुझे। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कुछ समझ नहीं रहा? मिस सोहा, मैं काम के वक्त सिर्फ काम करता हूँ
और उसके बाद मेरी शामें यूं ही रंगीन हुआ करती हैं। अभी काम का वक्त ख़त्म हो चुका है, शायद तुम्हारा मूड भी रोमांटिक हो रहा है, तो चलो बताओ, चलोगी मेरे साथ मेरे फार्म हाउस एंजॉय करने? वो उसे थाम कर दीवार से लगा चुका था और अब उस पर धीरे धीरे झुकता जा रहा था, जबकि सोहा तो अपने बॉस के इस रवैये पर रो देने वाली हो गई थी। आंखों में आंसू आ चुके थे। एक झटके से उसने राघव को खुद से दूर किया था और कहने लगी, सर आप होश में तो हैं? मैं यहाँ सिर्फ काम करने के लिए आती हूँ, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, शर्म आनी चाहिए आपको। भला आप एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? और मैंने आपको कोई इशारे नहीं किए हैं, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। और राघव ने जब उसे रोते देखा तो उसके दिल को कुछ हुआ था। राघव की पकड़ उसकी कमर पर ढीली पड़ी थी। वो तो समझ रहा था कि शायद ये भी बाकी लड़कियों की तरह ही उसके ऑफिस की एक वर्कर है। इससे पहले भी कई लड़कियां उसके ऑफिस में काम करने आई थीं, जो सैलरी बढ़वाने के चक्कर में कभी अपनी शर्ट के बटन खोल देती, तो कभी अनजाने तौर पर उसके करीब होकर उसके जज्बातों में आग लगा देती, तो कभी उसके ऑफिस में आकर हर शर्म और मर्यादा भुलाकर किसी रोमांटिक गाने पर थिरकती हुई उसका दिल बहलाया करती थी। और कई बार तो जब उसका सब्र जवाब दे जाता तो वो अपने ऑफिस रूम को लॉक करके यहीं पर उन लड़कियों के साथ वक्त भी बिता लिया करता था, और वो लड़कियां भी खुशी खुशी अपना आप उसके हवाले कर देती थी। उसके लिए ये सब कुछ करना एक आम सी बात थी। वो हुस्न का दीवाना किसी को भी नहीं छोड़ता था, मगर इस लड़की की आंखों में आंसू देखकर उसे कुछ कुछ महसूस हुआ था। वो फौरन पीछे हट गया और कहने लगा, सॉरी यार, मुझे लगा कि तुम मेरे साथ कुछ टाइम बिताना चाहती हो और इसीलिए मेरे करीब आ रही हो, लेकिन देखो अब रोना बंद करो, कुछ नहीं हुआ है तुम्हारे साथ। लेकिन वो अपना दुपट्टा जो फिसलकर नीचे ज़मीन पर गिर चुका था तुरंत उठाया और फौरन अपने सीने अपने कंधों पर फैलाकर रोते हुए कहने लगी, आपने मेरे साथ गलत करने की कोशिश की है। आपने ये सोच भी कैसे लिया कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की हूँ? मैं मजबूरी के कारण घर से निकली हूँ। मेरी माँ बीमार हैं, उठकर चल फिर भी नहीं सकती। बाप मेरा कब का मुझे छोड़कर जा चुका है। ख़ानदान वाले हम माँ बेटी से मुंह नहीं लगाते, और अगर मैं इज्जत की रोटी कमाने निकली हूँ तो आप जैसे लोग बस हमारी इज्जत का तमाशा बनाना जानते हैं। उसके शब्द राघव के दिल पर असर कर चुके थे। वो उसे कुछ कहता इससे पहले ही वो वहाँ से बाहर जा चुकी थी, ये कहते हुए कि नफरत है मुझे आप जैसे अमीर और अय्याश मर्दों से। सोहा रोते हुए ऑफिस से बाहर निकल चुकी थी। बार बार उसके दिमाग में वो लम्हे घूम रहे थे जब राघव ने उसे पकड़कर अपने सीने से लगाया था। वो उन पलों को चाह कर भी अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी। एक हलचल थी जो उसके अंदर भी मच चुकी थी। उसकी मजबूत बाहों और चौड़े सीने से लगकर सोहा की धड़कनों ने भी शोर मचा दिया था। वो बस स्टॉप की तरफ तेजी से जा रही थी जब अचानक बादल गरजे और तेज बारिश शुरू हो गई। राघव उस वक्त अपने ऑफिस में था। वॉचमैन से कहकर उसने ऑफिस बंद करवाया और अपनी गाड़ी में बाहर निकल आया। जब सड़क किनारे जाती उसकी नज़र सोहा पर पड़ी। न जाने क्यों जब से ये लड़की उसकी ज़िंदगी में आई थी उसका इस लड़की के अलावा कहीं और ध्यान ही नहीं लगता था। इस लड़की में कुछ तो ऐसा खास था जो बार बार उसे अपनी ओर खींच रहा था। आज से 15 दिन पहले ही वो उसके ऑफिस में इंटरव्यू देने आई थी। ना ही उसके पास कोई अनुभव था और ना ही कोई अच्छी डिग्रियां थीं। वो 2 बार तो उसे बिना मिले ही वापस भेज चुका था, मगर तीसरी बार वो ज़बरदस्ती ही उसके ऑफिस में घुसी चली आई थी और रोते हुए कहने लगी, सर प्लीज़ मुझे नौकरी दे दें, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप मुझसे जो भी काम लेंगे मैं बिल्कुल ठीक ठाक करके आपको दूंगी। मेरी टाइपिंग स्पीड बहुत तेज़ है, मैं आपकी फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स वगैरह चुटकियों में हैंडल कर लूँगी। राघव जानता था ये लड़की कम उम्र है, काबिलियत भी कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है, सब कुछ हैंडल नहीं कर पाएगी, मगर उसके आंसू और आंखों की बेबसी पर वो पिघल गया था। वो उसे रख तो चुका था, मगर कुछ तो ऐसा था जो उसकी गलतियों पर भी वो उसे अपने ऑफिस से निकाल नहीं पा रहा था। अभी भी वो बारिश में भीगती चली जा रही थी। उसके काफ़ी एम्प्लॉय थे जो कई किलोमीटर पैदल चलकर आया और जाया करते थे, लेकिन कभी भी उसने अपने उन एम्प्लॉय पर ध्यान नहीं दिया था। मगर इस लड़की को देखकर उसने फौरन गाड़ी रोक दी। सोहा ने अपने पास खड़ी गाड़ी रुकती देखी तो उसके कदम भी रुक गए। गाड़ी का शीशा नीचे करके वो कहने लगा, गाड़ी में बैठ जाओ, बारिश बहुत तेज़ है, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप कर देता हूँ। लेकिन वो कहने लगी, नहीं, मैं आपके साथ नहीं बैठूंगी। जो कुछ आपने मेरे अकेले होने का फ़ायदा उठाकर मेरे साथ किया, मैं दोबारा आप पर कभी भी भरोसा नहीं कर सकती। वो इनकार करके आगे की ओर बढ़ी और राघव ठाकुर का गुस्सा 7वें आसमान तक पहुंच चुका था।
आज तक लड़कियां उसकी विनती करती आई थीं, उसके आगे पीछे घूमती रहती थीं। ये छटांग भर की लड़की उसे इनकार कर रही थी, ये उसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने गाड़ी वहीं रोकी और गुस्से में बाहर निकला। बारिश बहुत तेज थी, बादल भी जोरों से गरज रहे थे। जब उसने उस लड़की को बाजू से खींचकर अपने सामने किया था और कहने लगा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मुझे इनकार करो? राघव ठाकुर नाम है मेरा, समझी तुम? चुपचाप गाड़ी में बैठो, अपने आसपास नज़र दौड़ाओ। जानती भी हो दिल्ली के हालात इस वक्त कैसे हैं। रास्ते पर बैठे हुए लड़के तुम्हें किन नज़रों से देखेंगे? एक नज़र सोहा ने अपने आप पर डाली। उसने सफ़ेद रंग का फ्रॉक और ट्राउजर पहन रखा था और बारिश की वजह से वो पूरी तरह से भीग कर चुका था और उसके वजूद से चिपका हुआ था। उसके शरीर का हर खूबसूरत अंग उभर कर सामने आ रहा था। उसका बारीक शिफॉन का दुपट्टा ये सब कुछ छुपाने में नाकाम था और इसीलिए उसने गाड़ी में बैठना ही सही समझा। डरते झिझकते ही वो गाड़ी की पिछली सीट पर बैठने लगी तो फौरन राघव कहने लगा, नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, बॉस हूँ, यहाँ आगे आकर बैठो मेरे साथ। वो उसके साथ आगे बैठ चुकी थी। वो गाड़ी में बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। बेशक मौसम बेहद हसीन था। सुबह से जितनी गर्मी पड़ रही थी, अचानक ही बारिश ने मौसम को ठंडा कर दिया था। ऊपर से गाड़ी में चलता एसी सोहा को सर्दी की वजह से कांपने पर मजबूर कर चुका था, मगर वो चुपचाप बर्दाश्त किए बैठी थी। राघव ने एक नज़र अपने साथ बैठी लड़की को देखा, जो सर्दी की वजह से कांप तो रही थी लेकिन एसी बंद करने के लिए नहीं कह रही थी। एटीट्यूड तो बहुत है इस लड़की में, सोचते हुए राघव ने खुद ही एसी बंद कर दिया था और अपनी सीट की बैग पर पड़ा हुआ टॉवल उठाकर सोहा की ओर बढ़ा दिया। खुद को साफ कर लो। और सोहा ने चुपचाप टॉवल लेकर खुद को साफ करना शुरू कर दिया था। गाड़ी चलाते हुए भी राघव की नज़रें बार बार सोहा की ओर उठ रही थीं। खूबसूरती राघव की कमजोरी थी और उसके बगल में बैठी लड़की खूबसूरती की मिसाल थी। ऊपर से कमसिन जवानी, वो बुरी तरह आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा था। लेकिन राघव ठाकुर का असूल था, आज तक उसने कभी किसी लड़की के साथ ज़बरदस्ती नहीं की थी। हालांकि उसका तो बस नहीं चल रहा था कि इस लड़की को भी अपनी बाहों में भर ले और फिर जब तक अपनी शिद्दतें उस पर लुटा न दे तब तक वो उसे कहीं जाने न दे। आज तक राघव ने किसी लड़की को लेकर इस कदर बेखुदी महसूस नहीं की थी। धीरे धीरे गाड़ी एक छोटे से मोहल्ले की तंग गलियों तक पहुंच चुकी थी। आगे का रास्ता काफ़ी तंग था। बारिश अभी भी हो रही थी। जब सोहा ने गाड़ी रुकवा दी, कहने लगी, सर यहीं पर गाड़ी रोक दीजिए, मेरा घर आ चुका है। आपकी गाड़ी बड़ी है, हमारी तंग गलियों में नहीं जा सकेगी। ये सुनकर उसने गाड़ी रोक दी थी। जब तक वो नज़रों से ओझल न हुई वो वहीं एक तरफ खड़ा रहा और फिर घर की तरफ चल दिया। घर आया तो सामने ही राघव की माँ नीता देवी बैठी हुई थीं। कहने लगी, बेटा आज आने में इतनी देर क्यों कर दी? वो उसके भीगे कपड़ों को देखकर भी हैरान थी, मगर वो सरसरी सा जवाब देता अपने कमरे में जा चुका था। ठाकुर खानदान का इकलौता वारिस था वो। राघव ठाकुर की तो शान ही किसी से नहीं मिलती थी। कुछ देर बाद ही खाने की टेबल पर सब लोग इकट्ठा थे। वो अपनी माँ के साथ बैठा था, सामने उसके पापा और उसके साथ उसके चाचा बैठे थे। राघव के चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए सारा प्यार शुरू से ही राघव को ही मिला था। खाना खाते हुए भी बार बार उसके दिमाग में सोहा आ रही थी और वो पल राघव के दिल को अभी भी धड़का रहे थे जब उसने सोहा को खुद के करीब किया था। वो खाना अधूरा ही छोड़कर उठ गया था। क्या हुआ बेटा, खाना खाओ। मन नहीं है, कहता हुआ वो दोबारा अपने कमरे की ओर बढ़ गया था और नीता जी उसकी पीठ देखती रह गई थी। आज उन्हें अपना बेटा कुछ बदला बदला सा लग रहा था। अगले 3 दिन तक सोहा ऑफिस भी नहीं आई थी और ये बात उसे बेचैन किए जा रही थी कि कहीं उसकी इस हरकत के बाद सोहा दोबारा उसके ऑफिस ही ना आए, और ये सोचकर उसका दिल बुरी तरह बेचैन हुआ था। उस रोज उसने अपने एक एम्प्लॉय से कहलवाकर उसे कॉल भी करवाई थी और जवाब में उसका ये कहना था कि वो नौकरी छोड़ चुकी है, दोबारा कभी भी उस ऑफिस में नहीं आएगी। एक पल के लिए तो राघव का दिल जैसे सिमट सा गया था, लेकिन अगले ही पल वो अपनी पुरानी टोन में वापस आया था। उसका खून जैसे खौल उठा था। भला ही काम से एम्प्लॉय के लिए वो इतना परेशान क्यों होता? वो दिमाग से निकाल देना चाहता था उसे, मगर नहीं, उसके लिए ये करना आसान नहीं था। और उसी रात उसने सोनिया को अपने फ्लैट पर इनवाइट किया था। हालांकि उसने आने से मना किया था कि उसकी मीटिंग किसी और के साथ है, लेकिन राघव ने उसे कहा कि मैं तुम्हें डबल कीमत दूंगा, लेकिन बस आज की रात तुम्हें मेरे पास आना पड़ेगा। और सोनिया मान गई थी। सोनिया के साथ वक्त गुजार कर अपने दिमाग से वो उसकी यादों को झटकने की कोशिश करना चाहता था, मगर इन सब में नाकाम हो रहा था।
सोनिया को छोड़कर वो फ्लैट से बाहर निकल आया था और अब घर की ओर जा रहा था। लेकिन उसने इस बात को स्वीकार कर ही लिया था कि उसे सोहा से मोहब्बत हो चुकी है और यह एहसास उसके लिए बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। उस रोज़ जब वो घर आया तो घर में शादी की बातें चल रही थीं। ऊंचे ऊंचे ख़ानदानों में जितनी भी लड़कियां थीं, सबकी तस्वीरें उसके सामने रखी थीं। उसकी माँ नीता जी कहने लगी, बोलो बेटा, तुम किस लड़की से शादी करना चाहोगे? उम्र देखो अपनी, पूरे 28 साल के हो गए हो। अब हमारे भी कुछ अरमान हैं। ये बिजनेस कारोबार तो साथ साथ बढ़ता ही रहेगा, लेकिन परिवार को आगे बढ़ाने के लिए शांति भी ज़रूरी होती है। मगर उसने उन सारी लड़कियों की तस्वीरों को ठुकराकर ये कहा कि मुझे किसी और से शादी करनी है, इन लड़कियों में से किसी से भी नहीं। फ़ौरन उसके चाचा कहने लगे, कौन है वो? क्या हमारे किसी बिजनेस पार्टनर की बेटी है? किस खानदान की लड़की है? मगर वो फ़ौरन कहने लगा कि वो मेरे ऑफिस में काम करती है, मासूम सी, भोली सी, एक गरीब सी लड़की है। मैं चाहता हूँ कि वो बहू बनकर इस घर में आए। पिघला हुआ शीशा जो सबके कानों में गिरा था। नीता जी फ़ौरन गुस्से से खड़ी हो गई। तुम होश में तो हो? पागल तो नहीं हो गए? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रहे हो? हमारी 7 पुश्तों में से किसी ने गरीब और छोटे ख़ानदान में शादी नहीं की, और तुम कह रहे हो कि किसी और से शादी करोगे, वो भी एक गरीब छोटे घर की लड़की से? मैं हरगिज भी ऐसा नहीं होने दूंगी। उसका बाप और उसके चाचा भी खड़े हो चुके थे। कहने लगे, ये सब सिवाय पागलपन के कुछ भी नहीं है राघव। हम तुम्हें ऐसा हरगिज भी नहीं करने देंगे। तुम हमारी औलाद हो। तुम्हारी हर जायज़ नाजायज़ जिद इसलिए पूरी नहीं की कि तुम हमारी नाक कटवाते फिरो। किसी भी कीमत पर हम उस छोटे ख़ानदान की लड़की को अपने ख़ानदान की बहू नहीं बनाएंगे। वो भी राघव ही था। राघव ठाकुर अपनी जिद पर अटल हो गया। कहने लगा, ठीक है, अगर आप सोहा के घर मेरा रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे तो मैं ये देश छोड़कर चला जाऊंगा। सारी ज़िंदगी शादी नहीं करूंगा और ना ही आप लोगों को अपनी शक्ल दिखाऊंगा। सुना आप लोगों ने? और मैं अपनी बात का किस कदर पक्का हूँ, ये आप लोगों से बेहतर कोई दूसरा जान ही नहीं सकता। जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से से जा चुका था और नीता जी गुस्से के मारे मुट्ठियाँ भींच कर रह गई थीं। राघव के माँ बाप, चाचा, सबने एड़ी चोटी का जोर लगाकर देख लिया, लेकिन राघव अपनी जिद से 1 इंच भी पीछे नहीं हट रहा था। उसे अपनी ज़िंदगी में बस वही लड़की चाहिए थी। ज़िंदगी में पहली बार किसी लड़की पर उसका दिल आया था और वो उसी के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहता था। मजबूरन उन लोगों को ही हार माननी पड़ी और अगले दिन ही वो रिश्ता लेकर उस तंग छोटी गलियों में पहुंच चुके थे जहां कभी उनके नौकर तक न गुजरे हों। बार बार नीता देवी अपनी बेटे से कह रही थी, बेटा, तुम्हारी खातिर हमें यहाँ तक आना पड़ा है। कुछ तो ख़ास उस लड़की में ज़रूर है जिस पर तुम अपना दिल हार बैठे हो। गलियाँ तंग होने की वजह से उन्हें आगे चलकर जाना पड़ा था। कच्ची गलियाँ, रास्ते में पड़े कूड़े को देखकर बार बार नीता देवी और उनकी देवरानी नाक मुँह चढ़ा रही थीं। उस वक्त सोहा अपनी माँ के सिर का मसाज कर रही थी जब दरवाजे पर हल्के से दस्तक हुई। दरवाज़ा खोला तो सामने इतने अमीर घर के लोगों को देखकर वो हैरान हुई थी। कौन लोग थे और क्यों आए थे, सोहा नहीं जानती थी, लेकिन मेहमानों का आदर सम्मान करना उसे अच्छे से आता था। इसीलिए उन्हें बहुत ही सम्मान के साथ अंदर ले आई और उसने सबको कमरे में बिठा दिया कि तभी एक बार फिर से दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने जाकर देखा तो सामने अब राघव खड़ा था। सर को देखकर वो बुरी तरह हड़बड़ाई थी। सर, आप यहाँ? मैं आपकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ, मुझे आपके ऑफिस में काम नहीं करना। लेकिन वो मुस्कुराकर कहने लगा, तो मैंने कब कहा कि तुम मेरे ऑफिस में नौकरी करो? अगर तुम ये नौकरी ना भी छोड़ दी तब भी मैं तुम्हें ये नौकरी नहीं करने देता, क्योंकि मैं तुम्हें अपने दिल की मलिका बनाने के लिए आया हूँ। तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए अपने साथ ले जाना है। और कहते हुए वो अंदर दाखिल हो चुका था। सोहा के तो चेहरे का रंग ही बदल गया। वो जल्दी से राघव के पीछे बढ़ी थी। आप किसकी इजाज़त से मेरे घर मेरा रिश्ता लेकर आए हैं? अपने दिल की इजाज़त से। राघव पीछे मुड़ते हुए उसकी आंखों में आंखें डालकर शरारत से मुस्कुराया था और सोहा एक पल के लिए हड़बड़ा गई थी। लेकिन मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मुझे कय्याश मर्द के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारनी, जिसकी नज़र में औरत की इज्जत सिर्फ एक खिलौने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इस बार राघव का चेहरा शांत हुआ था। होंठ भींचकर वो सोहा को देखकर रह गया। वो उसके बारे में जो कुछ भी कह रही थी वो गलत नहीं था, लेकिन ये भी सच था, जब से उसने सोहा को देखा था उसे अब सोहा के अलावा किसी और की चाह नहीं रही थी। धीरे से आगे बढ़ते हुए उसने सोहा का हाथ अपने हाथों में थाम लिया था और उसकी हरकत पर सोहा दंग रह गई थी। उसने अपना हाथ उसके हाथ से छुड़ाना चाहा,
लेकिन पकड़ मजबूत थी, छुड़ा न सकी और फिर बेबस होकर नजरें झुकाकर खड़ी हो गई, जबकि वो उसके हाथ को थपकते हुए धीरे से बोला था, मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े वादे तो नहीं करूँगा सोहा, लेकिन एक वादा ज़रूर करूँगा। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले कई लड़कियाँ आई हैं और कई चली गईं, लेकिन अब तुम्हारे बाद तुम्हारे सिवा ज़िंदगी में कोई दूसरी लड़की नहीं आएगी। ये वादा है मेरा तुमसे। और राघव ठाकुर झूठे वादे नहीं करता। एक पल के लिए सोहा ने अपनी पलकों को उठाकर उसकी ओर देखा था और राघव के चेहरे पर लिखी सच्चाई वो एक पल में ही देख चुकी थी। उसकी माँ व्हीलचेयर पर बैठी हुई थी। कुछ दिन पहले ही वो थोड़ा थोड़ा बोलने के लायक हुई थी। जब उनसे रिश्ते की बात की गई तो वो अटकती हुई जबान में अपनी बेटी का हाथ राघव के हाथ में दे चुकी थी। कुछ दिन बाद ही धूमधाम से शादी का प्रोग्राम शुरू हो गया। शादी का सारा खर्चा राघव ने ही उठाया था। सोहा को तो यकीन नहीं आ रहा था कि राघव ठाकुर उसकी चाहत में इस कदर दीवाना हो सकता है। धूमधाम से शादी के बाद वो विदा होकर राघव के साथ उसके घर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर घूंघट था जब उसे कमरे में लाकर बिठाया गया। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा बंद हुआ तो उसने घूंघट हटाकर एक सराहनीय नज़र उस कमरे को देखा था और फिर अगले ही पल उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल चुकी थी। तो आखिरकार सोहा तुम यहाँ तक पहुँची गई। कितने पापड़ बेलने पड़े तुम्हें यहाँ तक पहुँचने के लिए, लेकिन देखो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। वो खुद ही खुद की तारीफ करते हुए बोली। वो मासूम चेहरा कहीं भी अब दिखाई नहीं दे रहा था। सोहा के चेहरे पर तो एक शैतानी मुस्कान आ चुकी थी। अपने गोद में रखे हुए हाथ उसने ऊपर उठाए थे, जिसमें राघव के नाम की मेहंदी अपनी छवि बिखेर रही थी। खूब रंग चढ़ा था मेहंदी का, और उस मेहंदी को देखकर सोहा के लबों पर एक तंजिया मुस्कान आई थी। राघव ठाकुर, उस दिन मैं सच में बहुत ज़्यादा डर गई थी जब तुमने अपने ऑफिस में ही मुझे अपनी बाहों में लिया था। शायद तुम्हें मुझ पर शक हो गया था कि मैं तुम्हें जानबूझकर अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ, लेकिन वो तो भला हो मेरे चेहरे की मासूमियत का कि तुम फिर से धोखा खा गए थे। लेकिन अब सोहा तनेजा तुम्हें बताएगी कि एक औरत का बदला क्या होता है। ऐसा बर्बाद करूँगी तुम्हें कि तुम्हारी सांसें भी तुम्हारे ऊपर तंग हो जाएंगी। एक नफरत की तेज लहर थी जो सोहा के अंदर उठी थी कि तभी दरवाजे के बाहर कदमों की आहट आई तो उसने जल्दी से घूंघट गिरा दिया। राघव इस सबसे अनजान था कि जो लड़की जिसे वो मासूम समझ रहा है वो कितनी बड़ी साजिश के साथ इस घर में आई थी। दरवाज़ा खुल चुका था। राघव कमरे में आ चुका था और कमरे में आते ही उसने एक नज़र अपने बेड पर बैठी सोहा पर डाली थी। राघव ठाकुर को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जिस लड़की को चाहा आज उसे पा लिया है। आज वो उसकी थी, सिर्फ और सिर्फ उसकी। दिल जोरों से धड़क रहा था उसके करीब जाने के एहसास से। आईने के सामने खड़े होते हुए उसने कलाई में पहनी हुई घड़ी उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। लबों पर हल्की मुस्कान लिए वो आईने से ही सोहा के अक्स को देख रहा था और सोहा का दिल पहली बार जोर से धड़का था राघव को कमरे में आते देखकर। वो जो बड़े ही खतरनाक इरादे लेकर ठाकुर मेंशन आई थी, अब ऐसा लग रहा था शायद ही वो अपने इरादों को पूरा कर पाएगी। मोबाइल, घड़ी और पर्स ड्रेसिंग टेबल पर रखने के बाद वो सोहा के सामने आकर बैठ गया था। जालीदार घूंघट से सोहा ने लरजती पलकों से राघव ठाकुर को देखा था, जो बस एकटक आंखों में चाहत लिए उसे ही देखे जा रहा था। सोहा ने जल्दी से अपनी पलकों को नीचे गिरा दिया था और इस अदा पर राघव ठाकुर कुर्बान हो गया था। उसने फौरन सोहा को घूंघट के साथ ही अपनी बाहों में समेट लिया, मुस्कुराकर उसे महसूस करने लगा और फिर कहने लगा, सॉरी अगर मेरा तुम्हें ये छूना कुछ बुरा लगा हो तो, लेकिन बुरा लगना तो नहीं चाहिए। अब मैं तुम्हारा पति हूँ। पता नहीं तुमने मुझ पर कैसा जादू कर दिया है। आज से पहले किसी लड़की को लेकर मैं इस कदर जज्बाती नहीं हुआ जितना तुम्हें लेकर हुआ। ऐसा लगता था जैसे तुम मेरी नहीं हुई तो मेरी ये सांसें रुक जाएंगी, जिंदा नहीं रह पाऊंगा। पूरी ये कायनात, पूरी दुनिया मुझसे रूठ जाएगी। मगर अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो तो जैसे मेरी जान में जान आ चुकी है। मैं वादा करता हूँ तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा, तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा, तुम्हें अपने दिल की रानी बनाकर रखूँगा। उसकी हर बात को वो मुस्कुराकर सुन रही थी। यही तो चाहती थी वो। सोहा मुस्कुराकर कहने लगी, मैंने कभी नहीं सोचा था आप मुझसे इस कदर मोहब्बत कर सकते हैं। मेरे दिल में अब भी आपके लिए तो कोई जज्बात नहीं है, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत जल्द मैं आपकी इस मोहब्बत का ऐसा बदला दूंगी कि आप हमेशा याद रखेंगे। उस वक्त तो वो उसकी बात समझ नहीं पाया था, मगर आगे चलकर जो कुछ भी उसके साथ होने वाला था वो हैरान कर देने वाला था। और फिर राघव ने उसका घूंघट उलट दिया
मुंह दिखाई में उसने उसे अपने खानदानी कंगन पहनाए थे। और जब राघव के हाथ सोहा के वजूद पर शरारत करने लगे तो सोहा को एक करंट सा लगा था, लेकिन वो चाह कर भी राघव से दूर ना हो सकी। धीरे धीरे राघव उसके करीब होने लगा था और जब राघव ने उसके की डोरियां खोलकर उसके वजूद से हटाया तो एक पल के लिए सोहा की आंखों में नमी उतर आई थी। राघव चौंक उठा। सोहा, आर यू ओके? तुम इस तरह रिएक्ट क्यों कर रही हो? आज तो हमारी सुहागरात है ना, फिर तुम्हारी आंखों में ये नमी क्यों? क्या मेरा तुम्हें अपने करीब आना अच्छा नहीं लगा? और सोहा ने जल्दी से सर नामे हिला दिया था। ऐसी बात नहीं है राघव, बस मैं थोड़ा डर गई थी। और राघव ने गहरा सांस लेते हुए उसे अपने सीने में छुपा लिया था। आई नो, ये तुम्हारी लाइफ में पहली बार है, बट मुझ पर यकीन रखो, मैं अपनी जान को बिल्कुल भी हर्ट नहीं करूँगा। वो बहुत ही प्यार से सोहा को समेटने लगा था और न चाहते हुए भी सोहा ने अपना आप उसके हवाले कर दिया था। पूरी रात वो उस पर अपनी शिद्दतें निछावर करता रहा और वो किसी कठपुतली की तरह उसके हाथों इस्तेमाल होती रही। उसके लिए ये सब कुछ करना जरूरी था। अगर वो अपना आप राघव को न सौंपती फिर वो अपने मकसद को हासिल नहीं कर सकती थी। अगले दिन राघव के उठने से पहले ही वो उठ चुकी थी। नहाकर बाथरूम से बाहर निकली तो कमरे से बाहर चली आई। घर के सभी लोग उस वक्त सो रहे थे। जब वो जल्दी जल्दी एक कमरे के पास आकर रुक गई, उसने धीरे से दरवाज़ा खोला तो अंदर वो दोनों एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर सो रहे थे। उन्हें एक दूसरे के पास लेटा देखकर सोहा के अंदर नफरत के जज्बात भड़कने लगे। गुस्से से, इंतकाम की आग से उसके अंदर एक शोर सा मचा था। उसने दरवाजे को बंद किया और आंखों में आए आंसुओं को साफ करती हुई वहां से हट चुकी थी। आज उसका रिसेप्शन था। व्हीलचेयर पर उसकी माँ को उसकी मौसी भी लाई थी और ख़ानदान के कुछ और भी लोग आए थे, मगर उन सबको नीचा दिखाने की कसर नीता देवी ने नहीं छोड़ी थी। नीता देवी अपनी देवरानी महिमा के साथ मिलकर उन्हें खूब सुना रही थी कि तभी वहाँ पर राघव के चाचा सुनील जी आए। सभी मेहमान मिले, मगर जैसे ही सोहा की माँ की नज़र उन पर पड़ी तो एकदम से उनका जिस्म कांपने लगा था। सांसें फूलने लगीं। लंबी लंबी सांसें लेकर वो कहने लगी, ये यहाँ पर क्या कर रहा है? ये यहाँ कैसे आया? बताओ, इसका राघव से क्या रिश्ता है? वो साथ बैठी सोहा की मौसी से कहने लगी, दीदी परेशान क्यों हो रही हो? ये तो राघव के चाचा हैं, चाचा ससुर हैं सोहा के। मगर ये जानकर उनका सांस और भी ज़्यादा फूलने लगा। सामने स्टेज पर सोहा से सुनील ठाकुर मिल रहा था, उसके साथ खड़ा था और सोहा भी उसके साथ हंसकर बातें कर रही थी। ये मंजर देखकर सोहा की माँ ने खुद को व्हीलचेयर से नीचे गिरा दिया। एकदम से वहाँ पर लोग इकट्ठा होने लगे। फौरन उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर ने ये खबर सुनाई कि उन्हें हार्ट अटैक हुआ है। वो लगातार सोहा को अटकते हुए पुकार रही थी और सोहा रोते हुए अपनी माँ के पास इमरजेंसी रूम में गई थी। रो रो कर कह रही थी कि माँ, आपको कुछ नहीं होगा, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। मगर वो अटकते हुए कहने लगी, ये सब कुछ क्या है सोहा? तू जानती है ना, तेरे पति का चाचा कोई और नहीं बल्कि सुनील है, जिसने हमारी जिंदगियां बर्बाद कर दी थी। आंखों में गम और गुस्सा लिए सोहा कहने लगी, माँ, इसीलिए तो मैंने शादी की है राघव से। मैं उन लोगों से बदला लूँगी जिस तरह इस ठाकुर ख़ानदान वालों ने हमारी ज़िंदगियां बर्बाद की, हमें पल पल मौत के लिए तड़पाया, ठीक वैसे ही मैं उनके लिए इस लाडले सपूत राघव ठाकुर को मारकर अपनी बर्बादी का बदला लूँगी। छीन लूँगी राघव की सांसों को। तड़प तड़प कर मरेगा राघव ठाकुर, और राघव ठाकुर की मौत से ये पूरा ठाकुर ख़ानदान बिखर जाएगा। उसने आखिरी बातें अपने मन में सोची थी। ये तो सोहा जान चुकी थी कि राघव को अपने सगे बाप से ज़्यादा उसका चाचा सुनील ठाकुर प्यार करता था। वो अपने बाप से ज़्यादा अपने चाचा के ही करीब था। वो अपनी माँ से वादा कर चुकी थी कि वो उनका बदला जरूर लेगी। अभी वो ये बातें कर ही रही थी जब उसकी माँ को मौत की आखिरी हिचकी आई थी। वो फौरन डॉक्टरों की ओर भागी थी। उसे कमरे से बाहर निकाल दिया गया, मगर कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने आकर उसे बताया कि उसकी माँ हमेशा हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। ये सदमा उस पर बहुत भारी था। वो चीखें मार मार कर रोई थी और फिर बेहोश हो चुकी थी। सोहा ने बचपन से लेकर जवानी तक तकलीफ़ें ही उठाई थीं। जब से होश संभाला था अपनी माँ से यही सवाल करती आई थी, मम्मी मेरा बाप कहाँ है? मेरी सहेलियों के बाप आते हैं उन्हें लेने के लिए, उनके साथ वो स्कूल भी आती हैं, वो उन्हें खिलौने लाकर देते हैं, मगर मेरे पापा तो कभी मुझसे मिलने नहीं आते। सोहा की माँ हर बार उसे टाल दिया करती थी कि वो दूसरे शहर रहते हैं, तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे, लेकिन
एक दिन तो वो बार बार जिद करने लगी तो सोहा की माँ ने उसे बता ही दिया कि तुम नाजायज औलाद हो, कोई बाप नहीं है तुम्हारा और ना ही कभी होगा। मैं तुम्हें इस दुनिया में लेकर आई, एहसान मानो इस बात का। आसान नहीं होता कुंवारी लड़की के लिए बच्चा पैदा करना। ये सुनकर सोहा के दिल और दिमाग पर काफ़ी असर पड़ा था। उस वक्त वो सिर्फ 16 साल की थी जब उसकी माँ ने उसे बताया था कि वो जिस आदमी को पसंद करती थी उसने उसे मोहब्बत के जाल में पूरी तरह फंसा लिया। शादी के लालच में वो उसे भगा कर ले आया था, मगर जब उसके घर वालों से उसे मिलवाया गया तो नीच, कमजात और दूसरी बिरादरी से होने की वजह से उन्होंने इनकार कर दिया। सोहा की माँ ने बताया कि मेरे आशिक ने मेरे साथ कई रातें गुजारी। हर बार ये कहता कि हम शादी करेंगे और फिर एक दिन वो मुझे कोठे पर बेचकर चला गया, क्योंकि उसके जैसे ही बहुत ऊंचे ख़ानदान की सबसे खूबसूरत लड़की से उसकी शादी होने वाली थी। वो मुझे उस नरक में छोड़कर चला गया। अभी कोठे पर रहते हुए मुझे 5 ही महीने हुए थे कि मैं प्रेग्नेंट हो गई। ये बात मैंने कोठे की मालकिन से छुपाई थी, वरना वो मेरा बच्चा दुनिया में आने नहीं देती। और जब कोठे की मालकिन को शक हुआ तो उसने मुझे बहुत मारा और मुझे अस्पताल लेकर आई। कहने लगी, तो खूबसूरत है, जवान है, सोने के अंडे देने वाली मुर्गी है तू, बच्चे पैदा करके खुद को ख़राब कर लेगी तो ग्राहक कैसे आएंगे। उसने मेरे अबॉर्शन के लिए डॉक्टर से बात कर ली थी। डॉक्टर ऑपरेशन रूम में आने ही वाला था कि एक नर्स की मदद से मैं वहाँ से भाग निकली और एक नए शहर में चली आई जहाँ मैंने तुझे जन्म दिया। कैसे तुझे जन्म दिया, कैसे तुझे पाल पोस कर बड़ा किया, ये मैं ही जानती हूँ। मैं तिल तिल मरी हूँ उस सुनील ठाकुर की वजह से। उसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, साथ ही साथ तेरे ऊपर नाजायज होने का धब्बा भी उसी सुनील ठाकुर की वजह से लगा। अपनी माँ के मुंह से ये हकीकत सुनकर सोहा उस दिन बहुत रोई थी। इस सदमे से उसके नाना नानी भी मर गए थे, सिवाय एक मौसी के और कोई भी साथ न था उनके। वो सोच चुकी थी कि जिस तरह ठाकुर ख़ानदान ने उसे और उसकी माँ को बर्बाद किया, ठीक वैसे ही वो इन लोगों को भी बर्बाद करेगी। यही वजह थी कि सारी जानकारी इकट्ठा की थी कि वो राघव ठाकुर तक कैसे पहुंच पाए ताकि उसे शादी करके उस घर में पहुंच सके और राघव ठाकुर को मार कर बदला ले सके। बदला और जुनून उसे यहाँ तक ले आए थे, मगर इस समय उसकी माँ बिल्कुल अनजान थी। माँ के मरने के बाद वो पूरी तरह अब अकेली रह गई थी। ऐसे में राघव ही था जिसने उसे पूरी तरह संभाला हुआ था। सोहा जब भी अपनी माँ को याद करके रोती तो राघव उसके आंसू पोंछता था, उसे अपने सीने में छुपा लेता। उसे सोहा के आंसू तकलीफ देते थे। वो सच में सोहा से जुनूनी मोहब्बत करने लगा था, बिल्कुल बच्चों की तरह उसके नाच नखरे उठाता। उसे अपनी माँ के सदमे से बाहर आने में पूरा साथ दिया था। उसकी माँ को मरे हुए 8 दिन हो चुके थे और उसने सोच लिया था आज राघव ठाकुर को मारकर अपनी माँ को इंसाफ जरूर दिलाएगी। राघव ठाकुर ऑफिस गया हुआ था जब उसने दूध में एक दवा मिला दी। ऐसा करते हुए उसके हाथ बुरी तरह कांपने लगे थे, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाला था। शाम को राघव घर आया तो आज सोहा उसे बहुत खुश दिखाई दे रही थी। राघव उसे खुश देखकर खुद भी खुश हो गया था। शादी की पहली रात के बाद वो दोबारा से उसके करीब नहीं गया था, क्योंकि सोहा परेशान सी रहती थी और वो उसे और परेशान नहीं करना चाहता था। लेकिन आज उसका हंसता मुस्कुराता चेहरा देखकर राघव को बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। उसने करीब आते हुए सोहा को अपनी बाहों में भर लिया था। क्या बात है, आज तो हमारी जान बहुत ज़्यादा चहक रही है। क्या कोई ख़ास बात, कहते कहते उसने सोहा के माथे पर अपने होंठ रखे थे और प्यार से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरकर जरा सा ऊपर उठाया था। एक पल के लिए सोहा की नज़रें झुक गई थीं। इस खुशी की कोई ख़ास वजह? राघव प्यार से पूछ रहा था। कोई ख़ास वजह नहीं, बस मैंने सोचा कि मैं परेशान रहती हूँ तो मेरी वजह से आप भी परेशान रहते हैं, इसीलिए खुद को खुश रखकर मैं आपको भी खुश रखना चाहती हूँ। धीरे से उसकी बाहों से निकलते हुए सोहा ने बहाना बनाया था, जबकि राघव ने आगे बढ़कर दोबारा से उसे पीछे से अपनी बाहों में समेटा और उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए थे। अच्छी बात है, पति को खुश करना पत्नी का सबसे पहला धर्म होता है। जानती हो कितना तड़पता हूँ तुम्हारी संगत के लिए, लेकिन मजबूर हूँ। जब तक मेरी सोहा खुद से मेरे करीब नहीं आएगी उसे परेशान नहीं करूँगा, यही वादा किया है खुद से मैंने। लेकिन आज तो लगता है दिल के अरमान पूरे होने वाले हैं। वो शरारत से उसके कान में सरगोशी करते हुए हल्के से उसके कान को काट गया था। राघव की गर्म सांसों की तपिश वो अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी और दिल जोरों से धड़क रहा था। खुद को संभालती हुई उसने साइड टेबल पर रखा दूध का गिलास राघव की ओर बढ़ाया था।
मैंने आपके लिए अपने हाथों से बनाया है ये बादाम वाला दूध। आपकी सारी थकान 1 मिनट में उतर जाएगी। इतने प्यार से तो जहर भी पिलाओ तो वो भी पी लूँगा। कहते हुए राघव ने उसके हाथ से गिलास ले लिया था और सोहा का दिल धक से हुआ था। राघव ने गिलास अपने होठों से लगाया ही था कि सोहा ने आगे बढ़ते हुए गिलास में हाथ मारा था। न जाने उसे क्या हुआ था, वो खुद भी समझ नहीं पाई थी और उसकी इस हरकत पर राघव हैरान रह गया था। सोहा, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? दूध क्यों गिरा दिया? वो मैंने इसमें चीनी डाल दी थी, लेकिन आप तो सारी चीज़ें विदाउट शुगर लेते हैं ना, बस इसीलिए। तो इसमें इतना रिएक्ट करने की क्या ज़रूरत थी? चीनी ही तो थी, कोई जहर तो नहीं था ना? मैं सरला से कहकर इसे साफ कराती हूँ। वो उसे नजरें चुराती हुई जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि राघव उसकी हरकत पर हैरान रह गया था। वो अब हमेशा उदास उदासी रहने लगी थी। उसने एक बार फिर उससे संबंध बनाने के लिए नहीं कहा था, ना ही किसी तरह उसे तंग करने की कोशिश करता था। हालांकि क्योंकि राघव को सोहा मेंटली डिस्टर्ब लग रही थी और वो उसे थोड़ा सा वक्त देना चाहता था, और यही बातें थीं जो सोहा के दिल में घर कर रही थीं। वो उसे मारना चाहती थी, मगर उसकी इस मोहब्बत को देखकर धीरे धीरे उसका इरादा बदल गया था। उसे मारने का इरादा लेकर आने वाली सोहा अब उसकी जरा जरा सी तकलीफ पर तड़प उठती थी और अपनी इस हालत पर वो खुद ही हैरान रह गई थी। उसे एहसास होने लगा कि वो राघव ठाकुर से मोहब्बत कर बैठी है। और उस दिन वो राघव के सीने से लगकर कितना रोई थी, तड़प तड़प कर रोई थी, जब राघव का एक मामूली सा एक्सीडेंट हो गया था। हल्की फुल्की खरोंचों के अलावा उसे ज़्यादा चोटें नहीं आई थीं, लेकिन सोहा की जान निकल गई थी। उसे इस तरह तड़प तड़प कर रोते हुए देखकर राघव भी परेशान हो गया था। अपने सीने से लगाए वो उसे तसल्ली देता रहा और वो अपने अंदर का सारा दुख राघव की शर्ट को भिगोकर निकालती रही। राघव ने भी उसे रोने दिया था। उसे पता था कि जितना वो रोएगी उतना ही उसके दिल को सोहा का दिल हल्का होगा। और उस रात सोहा खुद ही राघव की बाहों में सिमट गई थी और अपने होठों से राघव को छूते हुए धीरे से बोली थी, मुझे तुम्हारी मोहब्बत की ज़रूरत है राघव, मुझे खुद में समेट लो, मुझे अपनी बाहों में पनाह दे दो। और उसकी महबूब पत्नी उसकी बाहों में सिमट कर उसकी मोहब्बत मांग रही थी, तो कैसे न वो अपनी मोहब्बत में अपनी जान को भिगो देता। मदहोशी के आलम में उसने सोहा के होठों पर अपने होठ रखे थे और एक झटके से उसकी डोरियों को खोल दिया था। उस रात वो सोहा पर टूट कर बरसा था। अपनी चाहतों की बारिश में सोहा को पूरी तरह डुबो कर रख दिया था। और सोहा आज पहली बार उसकी संगत में सुकून महसूस कर रही थी। राघव भी खुश था जब सोहा ने उसका भरपूर साथ दिया था, वरना शादी की पहली रात तो वो बस बेजान वजूद की तरह उसके साथ लगी रही थी, कोई हरकत नहीं की थी। और उस समय राघव ने इस बात को उसकी शर्म समझा था, लेकिन आज सोहा का इस तरह खुलकर उसके सामने आना राघव को बहुत अच्छा लगा था। सोहा का मन अब राघव की तरफ से बिल्कुल बदल चुका था। राघव बहुत अच्छा था, सबसे बढ़कर उससे बहुत मोहब्बत करता था, और वो खुद भी तो राघव से कितनी मोहब्बत करती थी। और फिर उसने अपना इरादा बदल लिया था, बल्कि उसका ज़मीर उसे अंदर से कचोटने लगा था कि गलत तो सुनील ठाकुर ने किया है, राघव के चाचा ने। इस सारे रीति रिवाजों और हवेली की मालिक उसकी माँ भी तो हो सकती थी, और नहीं बनाया तो सुनील ठाकुर ने नहीं बनाया था उसकी माँ को इस घर की बहू, मगर दूसरी औरत की खातिर उसकी माँ पल पल इच्छाओं के लिए तड़पती रही थी। ये सोचकर वो गुस्से से भर चुकी थी। धीरे धीरे उसने ठाकुर हवेली के कामों में हाथ बटाना शुरू कर दिया था। उसने सबका दिल जीतने की पूरी कोशिश की थी, और फिर इस परिवार के मर्दों ने भी उसे स्वीकार कर लिया। एक शाम सुनील ठाकुर जिस गाड़ी में अपनी बीवी के साथ जाने वाले थे, उसने सबकी नज़रों से बचकर गाड़ी के पेट्रोल की टंकी लीक कर दी और कुछ ऐसा किया कि बीच रास्ते में गाड़ी की ब्रेक फेल भी हो सकती थी। सुनील ठाकुर घर से जाने के लिए निकल चुका था जब कुछ देर बाद कॉल आई कि दोनों का बुरी तरह एक्सीडेंट हो चुका है। सोहा के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आई थी। उसने इस खबर को सुना था, मगर अस्पताल पहुंचने पर उसे पता चला कि सुनील ठाकुर की बीवी की दोनों टांगें टूट चुकी हैं, जबकि सुनील के चेहरे पर हल्की चोट आई है। इसके बाद भी उसने अनगिनत प्लान सुनील को मारने के लिए बनाए थे, बस किसी तरह उसे परेशान करके रख देती और अपनी माँ की तकलीफ़ों का बदला ले लेती, मगर वो हर बार बच जाता था। एक दिन वो किचन में सरला के साथ खाना बनाने में उसकी मदद कर रही थी कि तभी अचानक उसकी तबीयत खराब होने लगी। उसी समय राघव घर आया था। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उन लोगों को खुशखबरी सुना दी कि वो माँ बनने वाली है। ये खबर सुनकर तो एक पल को जैसे वो सब कुछ भूल चुकी थी,
खुशी से राघव के गले लग गई। घर आने से पहले मिठाइयों की टोकरी लेकर राघव घर आया था। उस समय घर के सभी बड़े घर में ही मौजूद थे। जब राघव के माँ बाप, चाचा चाची को पता चला तो उनकी खुशी की भी कोई हद न रही। सुनील ठाकुर ने तुरंत खुशी से सोहा को अपने गले लगा लिया और फिर जेब से पैसों की गड्डी निकालकर उसके सर के ऊपर से वारते हुए गरीबों को दे दी। इसके बाद दोनों बच्चों के दान पुण्य करने के लिए उन्होंने लाखों रुपये यूं ही उड़ा दिए। बार बार सुनील यही कहता कि सोहा मुझे बहू नहीं बल्कि बेटियों जैसी प्यारी है, इसलिए बच्चे का ननिहाल का सगुन मैं लेकर आऊँगा। उसका तो जी चाहता कि चीख चीख कर सबके सामने बता दे कि हकीकत क्या है, लेकिन वो उस खुशी के मौके पर ये सब कुछ नहीं करना चाहती थी। वक्त यूं ही धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा था। सोहा भी पूरी तरह अब राघव की मोहब्बत में डूब चुकी थी। जिस तरह उसका इस घर में ख्याल रखा जाता था, वो किस्मत का लिखा समझकर सब कुछ भूलती जा रही थी। मगर हाँ, उसने सोचा था कि जब बच्चे की पैदाइश हो जाएगी उसके बाद वो पूरे परिवार वालों के सामने सारी हकीकत बता देगी कि वो किसकी बेटी है। उसके बाप का कोई अता पता नहीं है और वो यहाँ सुनील ठाकुर से बदला लेने आई थी। मगर इससे पहले ही एक खतरनाक तूफान उसकी ज़िंदगी में आने वाला था। डिलीवरी में कुछ जटिलताएं थीं, जिसलिए डॉक्टर ने डिलीवरी के 7 दिन पहले ही सोहा को अस्पताल में एडमिट कर लिया था। इसी दौरान घर में अलग अलग जगहों पर लगे सीसीटीवी कैमरों को चेक किया गया था। हर महीने चेक करने के बाद पुराना डेटा डिलीट कर दिया जाता था, मगर कई महीनों से डेटा डिलीट नहीं किया गया था। जब उनका वफादार नौकर सीसीटीवी फुटेज डिलीट कर रहा था तो उसे एक वीडियो नजर आई थी, जिसमें इस घर की इकलौती बहू गाड़ी के टायर से हवा निकाल रही थी और एक ख़ास तरह की डिवाइस से पेट्रोल की टंकी लीक कर रही थी। उसने तुरंत राघव को बुलाया था। साथ ही सुनील और राघव का बाप भी आ चुका था। इसके बाद कई वीडियो देखी गई। घर के अलग अलग जगह, घर के अंदरूनी हिस्सों में लगे कैमरों में ऐसे बहुत से खुलासे हुए थे, जिसके बाद नतीजा ये निकला कि ये लड़की इस घर के लोगों की दुश्मन बनकर आई है। इस घर के लोगों को नुकसान पहुंचाना उसका मकसद है। राघव के तो चेहरे का रंग ही उड़ चुका था। सुनील ठाकुर और उसके बाप ने कहा, देखा, तभी कहते थे अपनी बराबरी के लोगों में शादी करो, खुद से कम के लोगों में शादी करोगे तो यही सब कुछ होगा। अब बताओ, ये लड़की ये सब कुछ क्यों कर रही थी? ऊपर से तुम्हारे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। अब ये लड़की हमारे इस घर में नहीं आएगी, उसे सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। लेकिन राघव का दिल अब भी सोहा को गलत मानने के लिए तैयार नहीं था। और जब नौकर बिरजू ने उसके सामने एक वीडियो ओपन करी, जिसे देखते ही राघव को लगा जैसे उसके सर पर हवेली की छत आकर गिरी हो। राघव की जान ले सकती है वो लड़की, राघव सोच भी नहीं सकता था। उस वीडियो में वो दूध में कुछ सफ़ेद सफ़ेद सा पाउडर मिला रही थी और वो कुछ और नहीं बल्कि जहर था। राघव गुस्से से आग बबूला हो चुका था। मोहब्बत तो जैसे उड़नछू हो चुकी थी। अस्पताल में उसकी बीवी ने बेटे को जन्म दिया था, जिसे देखकर वो कुछ ही देर पहले तो आया था। नफरत और दुख इस कदर बढ़ा कि उसने तुरंत अपनी माँ से कहा कि बच्चे को घर लेकर आओ, मगर अब सोहा से हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा। सोहा को जब होश आया तो वो राघव को पुकारने लगी, मगर नर्स ने यही कहा कि वो लोग आपका बच्चा लेकर जा चुके हैं। सोहा के तो होश उड़ गए थे ये बात सुनकर। बार बार उसने राघव के नंबर पर कॉल की, मगर किसी ने कॉल नहीं उठाई। बड़ी मुश्किल से वो खुद ही घर पहुंची थी। घर में तो जैसे शोक का माहौल था। आकर कहने लगी, राघव, ये सब क्या है? मैं वहाँ अस्पताल में आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आप मेरे बच्चे को लेकर आ गए। और तभी एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा था। राघव कहने लगा, खबरदार, अपनी गंदी जबान से मेरा नाम मत लो। मैं तुम्हें इस घर में अपनी मोहब्बत बनाकर लाया था, तुम्हें इज्जत दी, मान दिया, घर के हर सदस्य ने तुम्हें स्वीकार किया, तुम्हें पलकों पर बिठा कर रखा, और तुम आस्तीन का सांप निकली। कहाँ कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में जो तुम ये सब कुछ करती नहीं? उसने वो वीडियोज उसके सामने लाकर रख दी, जिसे देखकर सोहा को लगा कि जैसे बीता हुआ समय किसी ने उठाकर उसके सामने रख दिया हो। वो फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, राघव, मैं सारी हकीकत आपको बताने ही वाली थी, मगर मुझे नहीं पता था इससे पहले ही आपको ये सब कुछ इस अंदाज में पता चलेगा। राघव उसकी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता था, मगर यहाँ पर भी सुनील ठाकुर ही था जिसने आगे बढ़कर कहा, लड़की कुछ कहना चाहती है तो उसकी बात सुन लो। सोहा रोते हुए कहने लगी, ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सारे फसाद की जड़ आप ही हैं। राघव उस पर हाथ उठाने ही वाला था, मगर सुनील ने उसे रोक दिया।
अब सोहा रोते हुए सब कुछ बताने लगी। शुरू से लेकर आखिर तक उसने सब कुछ बता दिया। एक एक बात उसने खोल कर रख दी थी, जिसे सुनने के बाद सबके चेहरे जैसे एकदम पीले पड़ चुके थे। सुनील ठाकुर सिर झुकाकर खड़ा था, उसका वजूद कांप रहा था। कहने लगा, मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ गलत किया, कि उसे किसी और के भरोसे छोड़ आया था, लेकिन तुम्हारी माँ से कभी मैंने झूठी मोहब्बत नहीं की थी। मेरी बात का विश्वास करो, मैंने तुम्हारी माँ को कोठे पर छोड़कर नहीं आया था, बल्कि मेरे दोस्त ने मेरे साथ गद्दारी की थी। मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी और मुझे अचानक हवेली आना था। मैं तुम्हारी माँ को अपने दोस्त के हवाले करके आया था कि अर्पिता का ख्याल रखना, लेकिन वो अर्पिता को कोठे पर बेच आया और अर्पिता से उसने मेरा नाम लगा दिया कि मैंने उसे कोठे पर छुड़वाया है। मेरे दोस्त ने आकर मुझसे कह दिया कि अर्पिता भाग गई है और मुझे यकीन नहीं हुआ। मैंने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वो मुझे कहीं ना मिली और मजबूरन अपनी मरती हुई माँ की खातिर मुझे शादी करनी पड़ी। तुम्हें देखकर मुझे अर्पिता की याद आती थी, क्योंकि तुमने बिल्कुल अपनी माँ के नए नक्श चुराए हैं। तुम्हारी माँ की जो हालत हो चुकी थी, यकीन मानो मैं तो देखने के बाद बिल्कुल पहचान ही नहीं पाया था कि ये वही औरत है जिससे मैंने मोहब्बत की थी। और अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हारी माँ ने उस दिन रिसेप्शन वाले दिन मुझे पहचान लिया था और इसीलिए उसकी हालत ख़राब हो गई थी। काश उस वक्त मैं अर्पिता से मिल लेता, अपने किए गए गुनाहों की माफ़ी मांग लेता और शायद वो मुझे माफ़ कर देती, तो मेरे दिल पर इतना बोझ न रहता। सुनील ठाकुर बुरी तरह रो रहा था। उसे अफसोस था इस बात का कि अर्पिता उसके सामने आई थी और वो उसे पहचान नहीं पाया, उससे माफ़ी नहीं मांग पाया। राघव भी चुपचाप ये मंजर देख रहा था। व्हीलचेयर पर बैठी सुनील की बीवी तो अलग सदमे से दो चार थी, मगर सुनील ने इन सब से माफ़ी मांगी। सोहा नाजायज नहीं है, मैं सोहा को अपना नाम दूंगा, अपनी बेटी बनाकर रखूंगा इसे। इसकी तरफ से मैं आप सब लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। बेटा राघव, मेरी बच्ची को खुद से अलग मत करना। हकीकत खुलकर अब सामने आ चुकी थी और सोहा फूट फूट कर रो रही थी। ऐसे में राघव भी था जिसने आगे बढ़कर उसे अपने सीने से लगा लिया। राघव को गुस्सा आया था कि वो जिससे इतनी मोहब्बत करता था वही उसकी जान लेना चाहती थी, लेकिन अब उसे एहसास हो रहा था कि किस तरह तड़प कर सोहा ने उसके हाथ से दूध का गिलास फेंका था और फिर उसके जरा से एक्सीडेंट होने पर वो किस तरह तड़प तड़प कर रोई थी। आधा सच जानकर वो तो न जाने क्या क्या सोच समझ बैठा था। रोते हुए सोहा ने बस यही कहा था, मैं कभी भी आपको माफ़ नहीं करूँगी, क्योंकि आपने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। हकीकत सामने लाना मेरा फ़र्ज था जो मैंने किया। और सुनील ठाकुर अफसोस से सोहा को देखते रह गए थे। कुछ दिन बाद एक बहुत बड़ी दावत रखी गई थी। राघव और सोहा के बेटे संजू की खुशियाँ मनाई गईं और फिर वो दोनों उस हवेली को छोड़कर हमेशा के लिए शहर चले आए। यहीं पर अपनी ज़िंदगी बसर करने लगे। जो कुछ होना था वो अतीत में हो चुका था। सुनील ठाकुर ने अपनी ज़िंदगी में ही अपने हिस्से की सारी ज़मीन सोहा के नाम कर दी थी। शायद इसी तरह वो अपनी गलतियों पर पछतावा जाहिर करना चाहते थे। गिले शिकवे दूर हुए तो दोनों की ज़िंदगी में एक बार फिर खुशियाँ लौटने लगी थीं। सोहा और राघव दोनों ज़िंदगी में आगे बढ़ चुके थे। दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई और रोमांटिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।